देखो भाई क्यों नहीं आ रहा है? प्रयास हम करें कि सर साउंड म्यूट है। हमारी तरफ से कुछ आ रहा है? हाँ, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। बाय द वे यस ऑल क्लियर ठीक, ओके। तो अभी तक हमने जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में जो पढ़ा है उसको एक बार देखते हैं और फिर सीधे जो हिस्सा बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जीव विज्ञान में 3 बड़े सेक्शन कवर कर लिए हैं। एक हमने कवर किया है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान या ह्यूमन एनाटॉमी, क्रिया विज्ञान या ह्यूमन एनाटॉमी। इस बड़े से सेक्शन को कवर किया गया है जिसमें हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन देखा, हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा, श्वसन के कार्यक्रमों को समझा, हम लोगों ने ब्रेन आदि के कार्यक्रमों को जाना, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा। ऐसे बहुत सारे हिस्से जो महत्वपूर्ण हो सकते थे ह्यूमन एनाटॉमी वाले हिस्से में उसको हमने कवर किया। दूसरा हम लोगों ने सेक्शन देखा प्योर बायोलॉजी का और प्योर बायोलॉजी में हम लोगों ने अध्ययन किया है सेल और टिश्यू का, कोशिका और ऊतक ये पढ़े जा चुके हैं। एक बार अपनी कॉपी को ऑन करके या उसे पलट करके मेरे साथ पढ़िएगा क्योंकि हम कई दिन बाद आपके साथ आए हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है विषय का डिटेलमेंट हो चुका हो। एक बार मिलान कीजिएगा और उसे रिपीट मोड में लाइएगा, है ना? तो सेल और टिश्यू है। तीसरा जो हमने हिस्सा पढ़ा था वो था प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम पादप जगत के बारे में समझ लिया है। इन तीनों को अध्ययन करने के बाद आज हम इसके अंतिम सोपान की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 2 हिस्से बायोलॉजी में बचे हुए हैं। एक हिस्सा है जिसका नाम है मानव पोषण और स्वास्थ्य, मानव पोषण व स्वास्थ्य। तो इसे आज हम देखेंगे और दूसरा हिस्सा बचा हुआ है इसमें वो है रोग यानी कि बीमारियां, डिसीज़। तो आज का जो हिस्सा है इसी पर फ़ोकस्ड है वो पूरी तरह से। पहले हम समझेंगे मानव पोषण और स्वास्थ्य को और फिर हम समझेंगे बीमारियों को। तो आज का पहला सेशन यानी कि ये 8:30 से लगभग 11:30 और फिर दोपहर का सेशन आई थिंक 3 बजे से होगा, 3 से 6, है ना? इस तरह से और फिर 2 सेशन में हम इसे फाइनल आउट करेंगे और फिर लास्ट का एक और सेशन है 6:30 से शायद 8 बजे तक का। यानी कि लगभग-लगभग हम आपके साथ पूरा दिन है। तो हम वहाँ से फिज़िक्स की शुरुआत करेंगे। फिज़िक्स के 2 चैप्टर अभी बचे हुए हैं। एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन एटॉमिक फिज़िक्स और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज के सेशन में हमारा प्रयास होगा। कल संडे है, कल भी हम आपके साथ पूरा दिन है ना? बट अभी तक नहीं मिला है और इसी आपकी डिमांड या आपकी उम्मीद है कि 1-1 घंटा पढ़ाने से कुछ होने वाला है नहीं। 1 घंटा डेली आके पढ़ा दीजिए। 1 घंटा ना ऊपर रिदम बनाओ जैसे ही हम चीज़ों को कवर करें वैसे 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो इस जो बीपीएससी की चलती है और पूरा दिन आपके साथ समर्पित हो जाएँगे। इससे क्या होगा कि रिदम है। अच्छा, सब्जेक्ट का कंबाइंड पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा है ये 3 वाला नहीं था, तो हमने पूरा दिन रखा है। तो 7-8 घंटे आज और 7-8 घंटे कल, तो लगभग मान के चलना कि 7 दूनी 14 15 घंटे हम पढ़ा दिए 2 दिन में, करिएगा। तो खैर आइए शुरुआत करते हैं, टॉपिक का नाम है मानव पोषण और स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मानव पोषण और स्वास्थ्य। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, ध्यान देना। पोषण की जो भावना है वो ये है कि कोई भी ऐसी स्थिति यानी कि अगर हम मानव की बात करें या ह्यूमन के कांसेप्ट को समझें, तो हम लोग एक ऐसे प्राणी हैं जिनको हम कहते हैं परपोषी। पोषण के आधार पर इस धरती पर 2 प्रकार के जीवधारी होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी जीवधारी या इनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक अ, ऑर्गेनिज़्म कहते हैं और यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं और ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक जैसे पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, इनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक फोटो ऑटोट्रोपिक के नाम से जानते हैं और इसमें आते हैं पेड़-पौधे, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण कर सकें, वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन स्वपोषी में एक और श्रृंखला होती है, जिसे हम कहते हैं केमो ऑटोट्रोपिक और इसमें मुख्य तौर पर आते हैं कुछ प्रमुख बैक्टीरिया। जैसे एक बड़ा फेमस बैक्टीरिया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विभिन्न रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते हैं और इसीलिए इनको भी हम नाम देते हैं केमो ऑटोट्रोपिक और इनको भी हम रखते हैं स्वपोषी की श्रृंखला में। दूसरे जो प्राणी है पोषण के आधार पर उन्हें हम कहते हैं परपोषी या इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाएगा हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोफिक के नाम से जानेंगे। बड़ी कॉमन सी परिभाषा है कि परपोषी मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना होना अपने भोजन के लिए। देखो, जो स्वपोषी है ना इनको हम कई बार कहते हैं उत्पादक, क्या बोलते हैं? उत्पादक, इकोलॉजी की भाषा में। जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहा जाता है। लेकिन जो परपोषी हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अतः इकोलॉजी की भाषा में इन्हें कहा जाता है उपभोक्ता। हम बोलेंगे उपभोक्ता के नाम से जानेंगे। खैर, एक सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अन्य जीवों या पादपों पर निर्भर होते हैं। जीवों या पादपों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसी स्थिति को या ऐसी अवधारणा को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक या परपोषी। और जो हेटेरोट्रोपिक या परपोषी होते हैं, ये मूलतः 3 कैटेगरी में समझे जाते हैं। इनके अगर हम प्रकार चेक करें, तो ये 3 प्रकार के आपको दिखाई देंगे। एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है होलोजोइक होलोजोइक या हिंदी भाषा में कहते हैं पूर्णभोजी। यानी कि ये बड़े आकार के जीवधारी हैं, हालाँकि अमीबा भी इसमें शामिल है। यानी कि पूरा-पूरा पाचन करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे होते हैं परजीवी, पैरासिटिक और तीसरे होते हैं मृतोपजीवी, सैप्रोजोइक। तो ये 3 ऐसे जीवधारी हैं जो परपोषी की अवधारणा में आते हैं। होलोजोइक पूर्ण पाचन करने की क्षमता रखते हैं। इनमें प्रॉपर जो भोजन की व्यवस्थाएँ हैं अर्थात ये भोजन करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, उसको बहिष्कृत करते हैं। अर्थात इनमें माउथ एंड दूसरी बात कि इनमें पूरी-पूरी आँत का सिस्टम लगा होता है, तो ये मुख्य तौर पर होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक श्रृंखला को हम 3-4 हिस्सों में बाँटते हैं। कुछ होलोजोइक शाकाहारी होते हैं, है ना? कुछ होलोजोइक मांसाहारी होते हैं, कुछ होलोजोइक सर्वाहारी, है ना? ओमनीवोरस और कुछ होलोजोइक चौथे नंबर के होते हैं, जिनको हम मृतोपहारी की श्रृंखला में रखते हैं। तो होलोजोइक भी 4 कैटेगरी में विभाजित हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जिनमें से आपको भली-भाँति पता है कि जो सर्वाहारी का कॉन्सेप्ट है, इसी में हम सभी मनुष्य आते हैं।
यानी कि हम पेड़-पौधे और जानवरों दोनों प्रकार का सेवन करते हैं, अर्थात पेड़-पौधों का भी सेवन कर लेते हैं और दूसरा हम मांस भी खा लेते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो शाकाहारी हैं, वो शाकाहारी रहेंगे। लेकिन चूँकि हम एक सामूहिक मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव मूलतः पूर्णभोजी के सर्वाहारी वर्ग में आता है। खैर, जो परजीवी होते हैं, ये अपने होस्ट के ऊपर निर्भर होते हैं, अपने होस्ट पर निर्भर होते हैं। ये खुद से कहने का आशय है कि भोजन पचाते नहीं हैं, बल्कि पचा-पचाया काम कर लेते हैं और ये 2 होते हैं, एक होते हैं अंतःपरजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी जैसे कि आपने नाम सुना होगा टेप वार्म, है ना? या हुक वार्म, ऐसे छोटे-छोटे कीड़े जो होते हैं पेट के अंदर, बॉडी के अंदर जाते हैं, वो अंतःपरजीवी होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा बाह्य परजीवी, पैरासाइट, जैसे कि बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, जुआ है ना? खटमल है, मच्छर है, ये तमाम ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो बाह्य परजीवी में आते हैं। मृतोपजीवी मूलतः सूक्ष्म जीव होते हैं और इनमें मूलतः आते हैं फंगस और इसमें आते हैं बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? मृतोपजीवी में अपघटन की क्षमता होती है। अपघटन की क्षमता होती है और इस क्षमता के आधार पर इनका काम ये है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सड़ा-गला करके उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। मसलन कि जैसे कोई जीवधारी मर गया, जैसे कि भैंस मर गई, गाय मर गई या कोई और से जानवर, तो उनको बहुत दिन बाद देखो तो सड़ जाते हैं, सड़ करके अर्थात उनका डिकम्पोज़िशन हो जाता है। तो उनका जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वो धीरे-धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होता रहता है। अतः मृतोपजीवी को कई बार हम सफाई कर्मी क्या बोल देते हैं? कई बार हम सफाई कर्मी भी कह देते हैं क्योंकि ये बेचारा अपने दम पर इन मृतक जानवरों को धीरे-धीरे हॉरिज़ॉन्टल मोड कराएँ क्लास। जॉरिजेंटल, ये क्या जॉरिजेंटल भाई? सुभाष भैया, जॉरिजेंटल के बारे में मुझे नहीं पता है। जब पता चलेगा तो हम लोग देख लेंगे। यूट्यूब लोगो पर क्लिक कर दो। अच्छा, रोटेट वाला मामला है। जो भी होगा, इसे नोट करो और जो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ो अच्छे से। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहा है पोषण के आधार पर जीवधारियों का। हालाँकि हमारा पूरा फोकस किस पर होगा? मानव के पोषण पर होगा, मानव की संभावनाओं पर होगा। तो मानव एक तरीके का कैसा प्राणी है? परपोषी है। परपोषी में पूर्णभोजी है और पूर्णभोजी में कैसा है? वो सर्वाहारी है। तो इस आधार पर हम मानव के पोषण कार्यक्रमों को एक नई गति सीमा की तरफ लेकर के चलने वाले हैं। तो अगर हम मानव पोषण की बात करें, मानव का पोषण, तो सिंपल सा अब इसका परिचय आप दे सकते हो कि मानव एक तरीके से परपोषी है और परपोषी में यह एक तरीके से पूर्णभोजी है और पूर्णभोजी में यह एक तरीके से सर्वाहारी है। यह एक तरीके से सर्वाहारी है। तो मानव परपोषी, पूर्णभोजी, सर्वाहारी जीवधारी है, जिसमें संपूर्ण पाचन की क्षमता होती है। संपूर्ण पाचन की क्षमता होती है। ऐसे ही ना मेरे साथ बनाते रहना। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ़िक्स पर काम करिए और अपने काम की बातें लिखिए। तो हमने नाम दिया मानव का कि मानव तुम कौन हो? तो उसने कहा मानव ने कहा कि मैं परपोषी हूँ, पूर्णभोजी हूँ, सर्वाहारी हूँ और हमें संपूर्ण पाचन की क्षमता होती है। अर्थात हम 5 प्रक्रियाएँ करते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण करना, ये कर सकते हैं इंजेशन। दूसरा हम भोजन का पाचन भी कर लेते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। तीसरा हम भोजन का अवशोषण भी कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ द फूड, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, उनका हम अवशोषण भी कर लेते हैं। तीसरा हम भोजन का स्वांगीकरण भी कर लेते हैं, एसिमिलेशन, भोजन का स्वांगीकरण भी कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में जो हिस्सा बचा है, यानी कि मल का बहिष्करण भी करते हैं। मल का बहिष्करण भी कर लेते हैं और अंततः इन 5 प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बावजूद फिर के बाद हम ये कह सकते हैं हम कह सकते हैं, ये पाँचों प्रक्रियाएँ एक संपूर्ण पाचन तंत्र और एक संपूर्ण पोषण व्यवस्था को दर्शा रही हैं। है ना? तो इन 3-2-5 प्रक्रियाओं के आधार पर किसी भी मानव को संपूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? इन प्रक्रियाओं के आधार पर किसी भी मानव को संपूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं। संपूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं और इन पोषक तत्वों के आधार पर होता क्या है? तो इस तरह से जब पोषक तत्व मिल जाते हैं तो शरीर की वृद्धि व विकास होता है। दूसरा, रोग प्रतिरोध बढ़ता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा, ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा, सक्रियता बनी रहती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मानव का पोषण हो रहा है, उस मानव के पोषण के संदर्भ में ये पाँचों प्रक्रियाएँ संपन्न हुई और इन पाँचों प्रक्रियाओं को संपन्न करने के पीछे हमारा मकसद क्या रहा? शरीर का वृद्धि और विकास कराना, शरीर को रोग से लड़ने में मुक्ति देना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और शरीर की सक्रियता बनाकर रखना। ये चारों बातें मेरे साथ नोट करते चलिए। अगर देखो मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि एकदम डिट्टो मेरे साथ नोट करते चलो। एक-एक भाषा अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, इतना स्पीड धीमी है इस क्लास की, ये किया जा सकता है। बाकी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सुनिए, समझिए, है ना? तो अगर हम पोषक तत्वों की चर्चा करें कि आखिर इनमें से कौन से पोषक तत्व हमें मिलते होंगे, जब हम पोषण प्रक्रिया कर रहे हैं, तो कुल 5-6 ऐसे पोषक तत्व हैं, जिनकी हमें भूमिका होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे, मानव के लिए पोषक तत्व, मानव के लिए पोषक तत्व, मानव के लिए पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिशन फॉर द ह्यूमन, न्यूट्रिशन फॉर द बाद में कर लेंगे कित्तू कुमारी बाद में ना बेटा कोई कर ना पाता है ना? ओवर स्मार्ट मत बनो, पढ़ाई-लिखाई कर लो। हालाँकि आपकी सफलता होने में हमें खुशी होगी, सच्चाई बताएँ तो। लेकिन आपकी विफलता होने में मुझे दुःख बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों में बड़ा ही कंट्रास्ट है। तो कोशिश करो अभी-अभी लिखो, ऐसे नहीं होता है ना? और सर मैं फिलहाल खाना बना रही हूँ, बाद में अब देखो क्या करोगे इनकी? इनका क्या करोगे बताओ? वर्षा कुमारी हम समझ रहे हैं हो सकता है बिटिया को, है ना? घर पे काम हो। लेकिन ध्यान दो ना बाद में दिक्कत होगा। अभी प्रयास करो कि लिखने का अभ्यास जताओ। हालाँकि ठीक है बाद में इसे देखें। अभी बच्चियाँ जो है ना घर पे भी काम रहता है इनको। ठीक। तो यदि मानव के लिए पोषक तत्वों की चर्चा करें तो ध्यान देना, हमारे लिए 4, 5, 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी बड़ी भूमिका होती है। एक होता है हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरा हमें चाहिए वसा यानी कि फैट। तीसरा हमें चाहिए अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। इसके बाद हमें पोषक तत्व में चाहिए प्रोटीन। इसके बाद हमें चाहिए विटामिन और फिर हमें चाहिए
खनिज लवण, खनिज लवण या मिनरल। थोड़ा-सा हमें चाहिए रफेज, हालाँकि पोषक तत्वों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, जिसको हम फाइबर कहते हैं। और साथ ही साथ चाहिए हमें जल यानी कि पानी, H2O। ये प्रमुख नहीं होते हैं, ये प्रमुख नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अब इनमें से जो काम की बात है वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, फैट है, इन दोनों की बात करूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। तो ये हमें मुख्य तौर पर ऊर्जा प्रदान करते हैं, दैनिक ऊर्जा। लगभग-लगभग 98% दैनिक ऊर्जा हमें ये दे देते हैं मिल कर के। अमीनो अम्ल और प्रोटीन की बात करें तो इनका काम है कोशिका निर्माण करवाना व कोशिका मरम्मत करना, कि मान लो कोई प्रॉब्लम है, तो ये सेल को मेंटेन करेंगे कि कोई सेल में समस्या ना आने पाए। ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो एक तो कोशिका निर्माण हो रहा है और दूसरा कोशिका में मरम्मत हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलें। हाँ, रख दिया इसे। नेक्स्ट की तरफ चलें, तो वो हैं विटामिन और खनिज लवण। इनके 2 बड़े काम हैं हमारे जीवन में। एक तो रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास और दूसरा जो काम है वो है उपापचयी क्रियाओं को बेहतर करना। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उन्हें बेहतर करना, को बेहतर करना। इसके बाद लास्ट में जो बच रहा है, इनकी रफेज और जल, ये मुख्य भूमिका तो नहीं होती। इनकी केवल क्या है? इनकी केवल एक सहायक भूमिका है। हालाँकि आवश्यक बहुत है ये, बट ये मूलतः सहायक भूमिका में होते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में इतना बनाइए, फिर हम आगे बढ़ें। इसे बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। हालाँकि मानव का जो स्वास्थ्य है, ध्यान देना, मानव का जो स्वास्थ्य है, वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। मानव का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य एक बड़ी परिभाषा हो गई ना, वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। समाज और आर्थिक कारक पर भी निर्भर करता है, सामाजिक और आर्थिक, और तीसरा शारीरिक और मानसिक कारकों पर, शारीरिक व मानसिक कारकों पर निर्भर करता है। ये तीनों कारक बेहतर हों, ये तीनों कारक बेहतर हों, तो आप कह सकते हो कि मानव पूरी तरह से क्या है? स्वस्थ है। केवल अगर हम शारीरिक कारक बेहतर मानें, केवल यदि शारीरिक बेहतरी होगी, तो इसे केवल माना जाता है रोग मुक्त। क्या मानते हैं? इसे केवल हम मानते हैं कि वह मानव रोग मुक्त है, वह अभी स्वस्थ नहीं है। अगर हम केवल शारीरिक बेहतरी की बात करें तो। और तीनों की बात करें समाज के लेवल पर, और एएसओ पेपर की डिफिकल्टीज देख करके पढ़ा दीजिए भाई, इंदिरा भानु ठाकुरिया, डिफिकल्टीज तो हमारे लिए सबकी रहती है और हमारा उद्देश्य ही है कि सब कुछ बेहतर रहे, है ना? जितना पढ़ा रहे हैं उसको कोशिश करो पढ़ो, और हम भी एएसओ का पेपर देखते रहते हैं। तो आपने इतना संदर्भ दिखाया, इसके लिए थैंक यू। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम वाक़ई में ऐसा करें। जितना पढ़ाएँ वो भी उसी हिसाब से, कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अच्छा-सा नोट्स बनाएँ और रिवीजन करें। इतना नोट करिए। आगे बढ़ा जाए? हमारे संतुलित आहार में ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक अच्छा भोजन करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए, लगभग 30% वसा आनी चाहिए, और बचा हुआ 10 से 15% जो हिस्सा है वो प्रोटीन का होना चाहिए। तो ऑन एवरेज इतना हमें ध्यान रखना होता है। बाकी ये जो विटामिन और खनिज तत्व होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म माने जाते हैं, बहुत ही छोटे हैं ये। तो इनको हम प्रतिशत में ना रखें, 1% या उससे भी कम के आस-पास की भूमिका होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको एक-एक करके हर चीज़ को पढ़ाएँगे, यानी कि पहले कार्ब, फिर फैट, फिर एसिड, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर खनिज लवण, इस तरह से लेकर के चलेंगे। इतना अगर बना लीजिए, तो फिर आगे विस्तार किया जाए, उम्मीद है बन गया होगा। पहला जो चैप्टर है इसमें वो है कार्बोहाइड्रेट, तो हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हेडिंग कार्बोहाइड्रेट, और एक सामान्य सा परिचय इसका हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, या कई बार इसको कार्बोज भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज, जो मन करे वो आप कह सकते हो। तो इसके हम 2 परिचय हासिल करते हैं। पहले सामान्य परिचय के रूप में, एक तो इसका हम रासायनिक परिचय देख लेते हैं, और दूसरा इसका हम केमिकल यानी कि प्राकृतिक परिचय देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम प्राकृतिक परिचय देखें, तो ये हमें कई चीज़ों में मिल जाते हैं, जैसे खाद्यान्न में मिल जाएँगे, दूसरा फल और सब्जियों में मिल जाएँगे, फल और सब्जियों से प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, ये हमें पेड़-पौधों में प्राप्त हो जाते हैं। चौथा, ये हमें दूध और उनके उत्पाद से प्राप्त हो जाते हैं। है ना? यानी कि ऐसे कई सारे सोर्सेज़ हैं, जहाँ हमें प्राकृतिक तौर पर कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। समझ में आया? जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें, प्रमुख उदाहरण, तो इस बेस पर यदि हम उदाहरण चेक करें, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज़, तो जब आप ग्लूकोज़ को सबसे ज़्यादा ढूँढोगे, तो ये मिलेगा अंगूर में। तो अंगूर क्या है? फल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है बहुत फेमस, वो है फ्रक्टोज़। जब आप फ्रक्टोज़ ढूँढोगे, तो ये मिलेगा शहद में। तो शहद एक तरीके का जंतु उत्पाद है। क्या है?
जंतु उत्पाद है, क्योंकि शहद को बनाने में किसी मधुमक्खी की भूमिका लगी है। मानव ने तो नहीं बनाया है ना, कॉमन सी बात है। इसके अलावा एक बड़ा-सा एग्ज़ाम्पल है जिसका नाम है गैलेक्टोज़, और गैलेक्टोज़ की बात है तो ये मिल्क में मिलेगा। एक और है जिसका नाम है सुक्रोज़। सुक्रोज़ अगर ढूँढोगे तो ये गन्ना और चुकंदर, गन्ने में मिलेगा, और दूसरा चुकंदर में भी इसकी ठीक-ठाक मात्रा होती है। इसके अलावा और आगे बढ़ें तो हमें मिलता है माल्टोज़। ये भी बड़ा प्रसिद्ध कार्बोहाइड्रेट है, और ये हमें मिलता है विभिन्न प्रकार के अनाज खाने से, यानी कि जब हम ग्रेन्स लेते हैं, दाने लेते हैं तो। एक और है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज़, तो ये लैक्टोज़ है, ये मिलेगा दूध में, यानी कि मिल्क में। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक बड़ा प्रसिद्ध सा है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, यह आलू और चावल में मिलता है। आलू और चावल वो का भोजन करने से प्राप्त हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक प्रसिद्ध कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज़, और ये मिलता है हमें पेड़-पौधों में, हालाँकि इसका हम सेवन नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक है बड़ा प्रसिद्ध, उसका नाम है काइटिन, और ये मिलता है कवक में और कीटों के ऊपर, यानी कि कीटों की जो संरचना होती है वहाँ पर। तो इस तरह से ऐसे बहुत अलग-अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देखने को मिले, ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़, एकदम ठीक जैसे मैं बना रहा हूँ ना भैया, वैसे आप बनाना और उम्मीद करना कि काम बनेगा, भरोसा रखिएगा। हमारा अंतिम उद्देश्य है कि पढ़ाओ तो शानदार पढ़ाओ। ठीक है? थोड़ा-सा हमारा रिकॉर्ड आपके लिए अच्छा नहीं रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं पढ़ा नहीं रहा था। मैं बैठा नहीं था दोस्त, मेरी क्लासेस चलती हैं। बट वही है ना कि आप ऑनलाइन हैं, और थोड़ा सबसे बड़ा कारण रहा पेपर आगे बढ़ गया, तो हम भी थोड़ा ढीले पड़ गए। ये लोग भी हल्का-सा डाउन हो गए। क्योंकि हो ना कि आप ठीक है, जितना पढ़ाएगा उसको रिवाइज़ में रखिए और ज़्यादा काम करिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही नोट करते चलना, बाकी भरोसा रखिए। खान सर का जो संस्थान है, ये वाक़ई में एक उम्मीदों का संस्थान है, और इसमें हम लोग हैं ना, साथ में हैं, और हम लोग बेईमान लोग नहीं हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। अब कट्टर तो नहीं कह सकता मैं उसके लिए एक पार्टी बनानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, पढ़ाते समय ईमानदारी पूरी तरह से निष्ठावान लेके चलते हैं। कोशिश करिए कि आप भी ऐसे रहिए, रिवीज़न करिए, है ना? यहाँ पर बहुत से छात्र हमारे हैं जो पुराने भी होंगे, तो वो भी कोशिश करें कि वो रिवीज़न करें, दोहराएँ और मल्टीपल टाइम दोहराएँ। थोड़ा ना मैथ-वैथ जो आपका हुआ है, रीज़निंग-वीज़निंग हुई है ना, उसको भी दोहराते रहिए, क्योंकि भाई मान के चलो कि 100 सवाल तो उधर भी तो हैं, तो उसको भी आपको हैट्स ऑफ करना होगा, बढ़िया से आगे बढ़ाना होगा, और नौकरी तो मिलेगी, ठीक-ठाक पद है इसमें। खैर, सेट लगाएँगे, हेल्प कर दीजिए। सर क्लास नोट्स में से बीपीएससी सीजीएल 4, हाँ, हाँ, सबके लिए ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इतना आप पहले नोट करो अपनी कॉपी में। इस तरह से ना हम जो देख पा रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये एक तरीके से संरचना भी बनाते हैं। जैसे देखो कि यहाँ पर ये जो 2 एग्ज़ाम्पल हैं, सेलुलोज़ और काइटिन। तो सेलुलोज़ और काइटिन जो होते हैं, ये वास्तव में संरचना बनाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा प्रसिद्ध एग्ज़ाम्पल है, जो कि मैंने नहीं लिखा, उसको भी लिख लीजिएगा। वो होता है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन होगा। ये प्राणियों में स्टोर होता है, प्राणियों में संग्रहित होता है। अतः आप ये कह सकते हो कि संरचना के साथ-साथ एक संग्रहण रूप में भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो यह एक ऐसा परिचय रहा जो प्राकृतिक परिचय के तौर पर हमने बताया। अब हम आपको कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक परिचय दिखाते हैं। तो अगला यहाँ पर हम नोट करेंगे ऐसे। वो तो प्राकृतिक परिचय हो ही गया। ये है रासायनिक परिचय, रासायनिक परिचय, है ना? केमिकल इंट्रोडक्शन। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट मूलतः 3 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट टच करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मूलतः कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर, तत्वों से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक हैं, बने कार्बनिक यौगिक हैं। जिनमें ध्यान रखना, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1 टू 1 का होता है। 1:2:1 का प्राप्त होता है। ये थोड़ा-सा रासायनिक परिचय है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बनते हैं। और यदि मैं इनके प्रकार बताऊँ कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य तौर पर इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो अपनी कॉपी में इस तरह से 3 प्रकार चिह्नित कीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। इतना हो जाए तो एक बार ओके लिखिएगा, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ें। तो पहला हम लोग चेक करते हैं मोनोसैकेराइड। देखिए नंबर 1 मोनोसैकेराइड। तो पहले लेते हैं परिचय। ध्यान देना। परिचय में याद रखिएगा कि यह कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से मिलकर बने होते हैं। एक अणु से मिलकर बनते हैं। यानी कि इनकी जो यूनिट है हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। दूसरा, जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि कार्बन संख्या 3 से कार्बन संख्या 6 मूलतः तक से निर्मित होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, कार्बन संख्या 3 से 6 तक का, आमतौर पे 7 भी होता है लेकिन 6 याद रखिएगा। जैसे अगर कार्बन संख्या 3 है, तो अब ये क्या होंगे? C3H2 होगा ना? 1:2:1 तो O3 ये हो गया। दूसरा है C4 है, तो इसका मतलब हो गया C4H8O4।
अगर मान लो C5 हो गया, तो इसका मतलब हो गया C5H10O5। अगर C6 हो गया, तो इसका मतलब है कि C6H12O6। तो ये जो आपको फ़ॉर्मूला दिख रहे हैं, ये किसी कार्बोहाइड्रेट के फ़ॉर्मूले हैं जो कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड हैं। क्या है ये? मोनोसैकेराइड है। ये एक ही अणु आपस में है, इनकी यूनिट एक है। अभी ऊपर वाला कहलाता है ट्रायोज, सबसे नया वाला है। दूसरा कहलाएगा टेट्रोज, ये कहलाता है पेंटोज और ये कहलाता है हेक्सोज। तो इस तरह से अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स या इनके रासायनिक एग्ज़ाम्पल्स मोनोसैकेराइड के दिखाई देते हैं। जिनमें से अगर हम इनके उदाहरण देखें कि भाई इनके जो उदाहरण हैं वो कौन से होंगे, तो हम 2 पर चर्चा करने वाले हैं। एक पेंटोज वाले पर और एक हेक्सोज वाले पर। तो यदि मैं इसे आगे बढ़ाऊँ और इनके उदाहरण चेक करूँ, तो उदाहरण को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हिस्सा पेंटोज का होगा, यानी कि C5H10O5 का, और एक हिस्सा हेक्सोज का होगा, यानी कि C6H12O6 का। और दोनों को हम एक-एक करके देखते हैं। पेंटोज में बहुत सारे आते हैं, जैसे नंबर 1 है राइबोज, ये होता है आरएनए में। एक दूसरा पेंटोज आता है जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज, और आपने सुना होगा ये होता है डीएनए में। बट ध्यान देना, इसके फ़ॉर्मूले में एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी कि ये C5H10O4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, कारण ये डीऑक्सीजनेट कर गया है। तीसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो है ए राइबोनोज़, ये भी पेंटोज में आते हैं। और चौथा एग्ज़ाम्पल है, इसे हम कहते हैं ज़ाइलोज, ये भी पेंटोज में आते हैं। अगला यदि हम सेक्सोज के एग्ज़ाम्पल्स देखें, जो कि मोनोसैकेराइड में है, इसमें एक आता है ग्लूकोज, दूसरा आता है फ्रक्टोज और तीसरा आता है गैलेक्टोज, तीसरा आता है गैलेक्टोज। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इतना नोट करिए और ओके लिखिए। इसको आप ना तोड़ नहीं सकते हो, मतलब यहाँ पे पॉइंट डाल देना कि कैन नॉट हाइड्रोलाइज़, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ेंगे तो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा, फिर कुछ और हो जाएगा। कैन नॉट हाइड्रोलाइज़। आगे बढ़ जा। मोनोसैकेराइड समझ में आया? अब ना जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। फेमस चीज़ें ये हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इनको एक बार नज़र डाल लेते हैं तीनों को, और फिर हम आपको डाइसैकेराइड की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए, नंबर 1 नोट करेंगे हम, हेडिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज फ़ॉर्मूला वही सेम, C6H12O6, 6 वाला है ना, हेक्सोज है ये। तो अब एक तो इसका हम परिचय हासिल करते हैं और दूसरा अदर फैक्ट देखेंगे। तो ग्लूकोज को हम 2 हिस्सों में बाँट के पढ़ लेंगे और दोनों के लिए हम आधा-आधा बाँट ले रहे हैं, एक हिस्सा इधर आएँगे, एक हिस्सा इधर आएँगे। तो ग्लूकोज का जो अदर नेम होता है, उसे एक बार नज़र डाला जाए, तो इसके अन्य नाम बहुत सारे होंगे। जैसे इसको हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कार्बन की संख्या 6 होती है। इसे हम कहते हैं रक्त की शर्करा, क्योंकि ये रक्त में मौजूद होती है और ऊर्जा प्रदान कराती है। इसे हम अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि अंगूर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अभी तो अंगूर का सीज़न भी है, आप खाते भी रहते हो थोड़ा बहुत। इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्योंकि ये डेक्सा रोटेट करता है, यानी कि क्लॉकवाइज़ रोटेशन में होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया डेक्सट्रोज या डी फॉर्म। डेक्सट्रोज या डी फॉर्म के तौर पर जानते हैं। अगर इनके हम प्राप्ति स्रोत की चर्चा करें, ये हमें कहाँ मिलता है, तो एक तो अंगूर मिला, दूसरा फल में, जितने भी फल हम खाते हैं वहाँ मिल जाएगा, तीसरा शहद मिल जाएगा, चौथा अनाज खाएँगे तो भी ये लगभग मिलने लगता है। ये कुछ ऐसे सोर्सेज़ हैं जो अप टू डाउन सोर्सेज़ हैं, ज़्यादा से कम की तरफ, इसे हमें ध्यान देना। अब ग्लूकोज मेनली हमारी बॉडी में क्या है? तो मानव के लिए ग्लूकोज, मानव के लिए ग्लूकोज। देखो, जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन करेंगे और जब इसका पाचन होने लगता है ना, तो अंततः ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ये बात बीपीएससी ने एक बार पूछी है कि कुछ भी खाएँगे तो क्या बदलता है? इसलिए देखो लास्ट में ग्लूकोज चढ़ता है, डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा के जिंदा रखता है। तो ग्लूकोज यानी कि सेम वही फ़ॉर्मूला C6H12O6, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और हमारे लिए बनाता है ATP प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2। अभी जो ATP बना, इसे हम कहते हैं ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी कॉइन। इसी ने हमारे दिन भर की बैटरी को चार्ज कर दिया, कंप्लीट चार्ज कर दिया। अतः ग्लूकोज हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तो नीचे एक नोट में लिख देना कि ग्लूकोज हमें एटीपी प्रदान कराता है, अर्थात ऊर्जा प्रदान कराता है। ग्लूकोज हमें एटीपी प्रदान कराता है, अर्थात ऊर्जा प्रदान कराता है। एक याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज की मात्रा है, ये पूछी जा सकती है और ये आदर्श मात्रा अगर हम कहें, तो ये होती है लगभग 80 से 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये ब्लड में अगर इतनी मात्रा है, इसमें हम बात कर रहे हैं ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज की एक आदर्श मात्रा होती है। कई बार ये मात्रा हाई और लो भी हो जाती है। जैसे मान लो ये मात्रा हाई हो गई है, तो इसे कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। और ये जो हाइपरग्लाइसीमिया नाम है, ये इसलिए है कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाती है।
और यही वैल्यू आगे चल करके डायबिटीज़ या मधुमेह नामक समस्या पैदा करती है। लेकिन कई बार कई ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि ग्लूकोज़ कम हो जाता है और ग्लूकोज़ कम होने को हम कहते हैं, मान लो ये कम हो गया, इसे कहा जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का सीधा मतलब है कि आपके ब्लड में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम की स्थिति ग्लूकोज़ की आ चुकी है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब वह व्यक्ति कोमा में जा सकता है, कमज़ोर हो जाएगा, बेहोश भी हो सकता है, यानी कि वर्क एक्शन खत्म हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी रही ग्लूकोज़ की, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे नोट कीजिएगा। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं फ्रक्टोज़ की तरफ। ठीक जा रहा है ना? लिख रहे हो आप लोग? उम्मीद है ऐसा कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है फ्रक्टोज़, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है। तो नंबर 2 लिखिएगा, फ्रक्टोज़। इसका भी अन्य नाम होता है। इसे कहते हैं शहद की शर्करा, इसे कहते हैं फल की शर्करा, इसे कहते हैं, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो प्लस इसमें हेक्सोज है, तो दोनों को मिला लो, तो हो जाता है कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज हो जाएगा। इसे हम लैब में मिलता है, तो लिबुलोज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे नाम अवेलेबल हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी शर्करा में से सबसे मीठी शर्करा होती है, तो इसको स्टार में लिख देना कि यह सर्वाधिक मीठी शर्करा है। इससे हम 2 तरह के सिरप बनाते हैं। कौन-कौन से सिरप मिलते हैं इससे? एक मिलता है सॉर्बिटॉल सिरप और एक मिलता है मैनिटॉल सिरप, सॉर्बिटॉल सिरप और मैनिटॉल सिरप। इसके बाद एक और तीसरा एग्जाम्पल था हेक्सोज का, वो था गैलेक्टोज, वो था गैलेक्टोज। अब आपका सवाल आ सकता है फ्रक्टोज कहाँ मिलता है? तो शहद अपने आप क्लियर हो गया और मीठे पके फल, मीठे पके फल, जितना भी पके फलों की मिठास होती है, उस मिठास के पीछे का ज़िम्मेदार फ्रक्टोज ही होता है। अब गैलेक्टोज की बात करें, तो इसको प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो सिंपल है, मिल्क से, दूध से, है ना? इसलिए इसे हम दुग्ध की सरल शर्करा कहते हैं, दुग्ध की सरल शर्करा कहते हैं। ध्यान देना कि गैलेक्टोज का जो पाचन है, ज़्यादातर बच्चे इसके लिए सक्षम होते हैं, बच्चे सक्षम होते हैं क्योंकि उनके शरीर में ना एक एंजाइम बनता है, जिसका नाम है गैलेक्टेज एंजाइम, गैलेक्टेज एंजाइम। इसकी वजह से बच्चे गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट पचाने में तुलनात्मक ज़्यादा सक्षम माने जाते हैं। तो ये रहा मोनोसैकेराइड के बारे में कुछ बातें। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को 2 हिस्सों में बाँटेंगे, एक तो परिचय और दूसरा उदाहरण। तो इसको भी हम 2 हिस्सों में से डिवाइड कर लेते हैं। एक तो डाई क्लियर है, 2 होगा, यानी पहला पॉइंट कि 2 मुख्य मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। तो पहला जो परिचय रहा ये रहा कि ये जो डाइसैकेराइड है, ये 2 मुख्य मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। और याद रखना जब ये बन रहे होते हैं ना, तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। लिंकेज यानी कि बॉन्ड बनता है, उसका नाम याद रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। दूसरा, यह स्वाद में मीठे हैं और जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा, प्राप्ति स्रोत कहाँ है इनका? उत्तर है गन्ना, चुकंदर, दूध, है ना? अनाज, इन सब में मिल जाएँगे। गन्ना, चुकंदर, दूध और अनाज। क्लियर? 3 प्रमुख डाइसैकेराइड हैं जिनके उदाहरण हमें याद रखने हैं। एक है सुक्रोज, जो बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से और ये प्राप्त होता है गन्ना व चुकंदर से। एक होता है माल्टोज, जो बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से और ये माल्टोज प्राप्त होते हैं अनाज से और जौ से, मुख्य तौर पर जौ है इसका। और तीसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज और ये बने होते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से और ये प्राप्त होते हैं दुग्ध से, यानी कि मिल्क से। इसे बनाइए अपनी कॉपी में। इतना कॉपी में बना लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। यहीं पर डाइसैकेराइड संपन्न हुआ। इसके बाद हम बढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड की तरफ।
एक बात याद रखिएगा, इतना पहले बनाइए, फिर आगे बढ़ा जाए। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, जितने माल्टोज़ होते हैं या लैक्टोज़ होते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉलिन और फेहलिंग अभिक्रमक से अभिक्रिया कर बैठते हैं। तो इस बात को मैं नोट कर दे रहा हूँ और आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मान लो पेपर टफ हो तो क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, मोनोसैकेराइड, कॉमा, माल्टोज़, कॉमा, लैक्टोज़ रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। शुगर कहलाते हैं। क्योंकि यह क्योंकि यह ध्यान रखना है कि जो फेहलिंग या टॉलिन अभिक्रमक है, रसायन विज्ञान का मामला है, ध्यान रखना है इसे, क्योंकि यह टॉलिन या फेहलिंग फेहलिंग अभिक्रमक से अभिक्रिया करते हैं, से अभिक्रिया करते हैं। और वहीं पे एक और बात नोट में लिखनी है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखते रहना, कि जो सुक्रोज है, यह एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और इसका भी एक रीज़न यही है कि ये टॉलिन और फेहलिंग अभिक्रमक से अभिक्रिया नहीं देता। ये टॉलिन और फेहलिंग अभिक्रमक से अभिक्रिया नहीं देता। टॉलिन और फेहलिंग फेहलिंग अभिक्रमक से अभिक्रिया करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसी स्थिति में इसे हमें ध्यान में रखना है। उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ रहे हैं एक नए सेगमेंट की तरफ, जो है पॉलीसैकेराइड, जो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड परिचय हासिल करते हैं। परिचय बड़ा सिंपल सा है। एक कि न्यूनतम या 2 से अधिक, सॉरी 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। तो एक बहुलक संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड, जिसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। सैकेराइड कहा जाता है। दूसरी बात, यह स्वाद में कम मीठे होते हैं या नहीं होते, और सेम यही कहानी जल में बहुत कम या घुलनशील होते हैं। जल में बहुत कम घुलनशील अथवा अघुलनशील होते हैं, अथवा अघुलनशील होते हैं, अथवा अघुलनशील होते हैं, अथवा अघुलनशील होते हैं, अथवा अघुलनशील होते हैं। तो ये क्या करेंगे? इनका काम है या तो ऊर्जा का भंडारण करना या तो संरचना देना, है ना? तो 2 बड़े काम करते हैं पॉलीसैकेराइड। एक चौथा पॉइंट डाल देना, ये ऊर्जा का भंडारण करते हैं या तो इनका काम है संरचना प्रदान करना, संरचना प्रदान करना या स्ट्रक्चर देते हैं। अब इनके बड़ी सारी एग्जांपल हैं, जिनमें से बहुत सारे एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। लिखिए हेडिंग उदाहरण। उदाहरण, पहला एग्जांपल है स्टार्च, जिसे हम कहते हैं मंड। स्टार्च या मंड प्राप्त कहाँ से होगा ये? प्राप्त होगा आलू, चावल, शकरकंद, है ना? अनाज, कसावा, ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ से हम स्टार्च हासिल कर सकते हैं, जहाँ से हम स्टार्च हासिल कर सकते हैं। अब ध्यान देना कि स्टार्च वास्तव में 2 रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इनका एक रूप होता है एमाइलोज का और दूसरा रूप होता है एमाइलोपेक्टिन का। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। सूफिया खान बेटा ना, जैसे मैं बड़ा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट आपकी जो फरमाइशी कार्यक्रम है ना, इसे पूरा करने पे हम प्रॉपर वे में ना, जैसे एक शानदार आपको कॉपी नहीं बनवा पाएँगे। तो ये ध्यान दो, और मुझे नहीं लगता कि इतने में आपको दिक्कत जा रही होगी। और प्लीज़ एक छात्र बनने की कोशिश करो सूफिया। सब्सक्राइबर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, है ना? जैसे अभी ना बेटा इसको मैं बड़ा लिख दूँगा, तो मैं सारी बातें एक जगह नहीं बता सकता। फिर एक संगठित नोट्स नहीं बन पाएगा। कसावा क्या होता है? कसावा ना अफ्रीका में लोग खाते हैं, ऐसी जड़ से उखाड़ते हैं, तो उसमें स्टार्च होता है, इसका पाउडर बना के जैसे अपन लोग आटा खाते हैं, वैसे कसावा का आटा खाते हैं। हर जगह गेहूँ थोड़ी ना होता है, ठीक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने से काम चल जा रहा है। मैं मुँह से तो बोल रहा हूँ, मुँह से लिखो, जब इसमें हमारा टी को पकड़ के। वो तो हमारी सज्जनता है, हम अच्छे इंसान हैं, हम लिखते रहें। नाटक करनी चली आती है। ध्यान देना। तो अब ये जो स्टार्च है, इसकी बात खास बात समझना, कि स्टार्च 2 रूप में होते हैं, एक एमाइलोज के रूप में और एक एमाइलोपेक्टिन के रूप में। तो इनके अगर हम रूप देखें तो 2 हैं। एक रूप है एमाइलोज का और एक रूप है एमाइलोपेक्टिन का। तो जब भी ध्यान देना एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है, तो दोनों ही स्टार्च हैं और दोनों मूलतः अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बने हैं। अल्फा ग्लूकोज ढेर सारा ग्लाइकोसिडिक लिंक किया होगा, तो ये बन गए स्टार्च।
एमाइलोपेक्टिन भी ढेर सारे अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, से मिलकर बने हैं। दोनों के दोनों ध्यान देना। स्टार्च की एक और बड़ी खास बात है कि इसको हम पचा सकते हैं। आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ कि मानो इसका पाचन टाइलिन एंजाइम की मदद से कर लेता है। मानो इसे मुख गुहा में, जैसे मुख में हम लेंगे ना तो ये मुख गुहा होता है, ये वाला जो करते थे मुख गुहा है ये। मुख गुहा में एक हमारे पास ना एंजाइम होता है, टाइलिन टाइलिन एंजाइम। तो अब देखो भाई सूफिया, हम इसमें छोटा लिख दिए इसलिए इसी में हमने काम कर दिया। रीज़न क्या होगा ना, एक बहुत ही पेनिट्रेटिंग नोट्स बना रहे हैं। ऐसे कैसे? ठीक, तो मानो इसे मुख गुहा में किसी एंजाइम के नाम से टाइलिन एंजाइम की मदद से पचाने की क्षमता रखता है। इसकी मदद से इसका पाचन कर सकता है, पाचन कर सकता है। ओके, तो ये बात रही स्टार्च की। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड के और भी कई एग्जांपल हैं जिनको हम एक-एक करके सामने लाते हैं। दूसरा एग्जांपल है सेलुलोज। देखिए अगला एग्जांपल पॉलीसैकेराइड का वो है सेलुलोज। तो सेलुलोज जो बने होते हैं ये मुख्य तौर पर बीटा ग्लूकोज से बने होते हैं और बीटा ग्लूकोज का मतलब ये हो गया कि ढेर सारे बीटा, 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 बीटा ढेर सारी लिंक बनी होगी तब बनते हैं सेलुलोज। तो पॉइंट वाइज़ लिखते हैं, लिखिए यहाँ बीटा ग्लूकोज से बनते हैं। दूसरा ध्यान देना कि यह पादप में होते हैं और संरचना प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। यानी कि इनका काम है स्ट्रक्चर मेंटेन करना, जिससे कि पेड़-पौधों की ये संरचनाएँ एक सही दिशा में फाइनल हो सकें और उसे ये आगे बढ़ा सकें। मतलब कि ये जितने भी पादप हैं, इन सभी पादप की जो सेल वॉल बनी है, ये सब की सब बनी है सेलुलोज से। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? संरचना वाला कहलाएगा। एक और खास बात सेलुलोज की वो ये है कि यह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा का कार्बोहाइड्रेट है, सर्वाधिक मात्रा का कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपसे कोई कहे कि सेलुलोज कहाँ मिलेगा? प्राप्ति स्रोत या उदाहरण, तो इसके बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे टॉप क्वालिटी है कॉटन या रुई, कॉटन या रुई 90% सेलुलोज होता है। दूसरा, लकड़ी की जो लुगदी होती है, जिससे कागज-वागज बनता है, लकड़ी की लुगदी या पल्प। तीसरा, जो गन्ने का अवशेष बचता है, जिसे हम खोए बोलते हैं, गन्ने की खोए, इसमें सेलुलोज की मात्रा ठीक-ठाक है। चौथा, पादप, यानी कि जो लकड़ी है, उसमें सेलुलोज है, पत्ती है, इसमें सेलुलोज है, यानी कि ठीक-ठाक मात्रा में हमें अलग-अलग जगहों से सेलुलोज मिल जाती है। अब सवाल है कि इसकी उपयोगिता क्या है? सेलुलोज की उपयोगिता बड़ी शानदार सी है। कैसी-कैसी है? ध्यान देना। जैसे आपसे कोई पूछे स्टार्च की उपयोगिता क्या है? तो इससे हम कैप्सूल बनाते हैं ना, वो वाला जो हम लोग खाते हैं, उसमें दवाई वाला कैप्सूल बनता है ना, वैसे इसकी बात हम कर रहे हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? तो बड़ा फर्नीचर, नंबर 2 कागज, कागज बना, तो करेंसी भी इसी से बन जाएगा। नंबर 3 वस्त्र, भाई कॉटन है तो उससे वस्त्र का भी निर्माण आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो हम सेलुलोज के आधार पर आगे बढ़ा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। इतना नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला है तीसरा एग्ज़ाम्पल, वो है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो नेक्स्ट लिखिएगा एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोजन, नेक्स्ट लिखिएगा ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन मूलतः एनिमल का है, यानी कि जंतु में, और जंतुओं को होते ही हम इसे अल्फा ग्लूकोज से बनाना शुरू कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा सेलुलोज वाले में मैं थोड़ा-सा मिस किया आपको बताने के लिए कि मानव इसका पाचन अभी नहीं कर सकता। मानव पाचन नहीं कर सकता। खैर, तो ग्लाइकोजन बना किससे है? ये अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। यानी कि ढेर सारा अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज मिला दो, तो जो लंबी सी श्रृंखला बनेगी वो ग्लाइकोजन की होगी। दूसरा, इसे हम प्राणी का कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे यकृत और मांसपेशी में जमा हो जाता है। मांसपेशी में जमा हो जाता है। और इसकी खास बात क्या है कि जैसे मान लो हमने ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज खा लिया, तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइकोजन में। बशर्ते याद रखना, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, वो ऐसा करवा देता है और अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान देना, कई बार ग्लाइकोजन टूट जाता है ग्लूकोज में, और ऐसा करने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन, इसे याद रखिएगा कि ग्लूकोज जब ज़्यादा हुआ तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज जब ज़्यादा हुआ तो किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज जब कम हुआ तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। मदद कौन कर रहा है? पहली मदद इंसुलिन हार्मोन कर रहा है और दूसरी मदद ग्लूकेगॉन हार्मोन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। Glycogen turn into glucose with the help of glucagon hormone. Glucose excess amount of glucose turn into glycogen with the help of insulin hormone. With the help of insulin hormone. तो ये रही वो बातें जो मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट नामक चैप्टर में शामिल थी। अब हम आपको एक नए चैप्टर की तरफ ले चल रहे हैं जिसका नाम है कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो नंबर 2 लिखिएगा, ऐसे ही क्रमबद्ध आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा टॉपिक का नाम है कृत्रिम मधुरक, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर।
चलिए इसे देखा जाए। तो पहले इसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। परिचय, देखिए हेडिंग परिचय। परिचय में क्या होगा? पहला परिचय यह रसायनों से निर्मित उच्च मिठास युक्त पदार्थ हैं या यौगिक हैं। दूसरा, चीनी से कई गुना अधिक मीठे और लगभग शून्य कैलोरी, मीठे और लगभग शून्य कैलोरी, लगभग शून्य कैलोरी वाले होते हैं। तीसरा परिचय यह है कि यह मधुमेह रोगियों के लिए मिठास उत्पन्न करते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए मिठास उत्पन्न करते हैं। चौथा परिचय यह है कि अधिक उपयोग हानिकारक है। अधिक उपयोग हानिकारक है, इसलिए इसको हम कहते हैं मीठा जहर। मीठा जहर या स्वीट पॉइजन कहा जाता है। मीठा जहर या स्वीट पॉइजन कहा जाता है। इतनी बातें नोट डाउन कीजिए परिचय में। इतनी बातें नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। इनके बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनको हम पॉइंट वाइज बात करते रहेंगे। लिखिएगा प्रमुख उदाहरण। प्रमुख उदाहरण नंबर 1 बड़ा फेमस है, वो है सैक्रिन। लगभग चीनी से 300 से 400 गुना मीठे होते हैं सैक्रिन। और दूसरा, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मधुमेह में बहुत ये प्रसिद्ध है, यानी कि जो बीमार है, मधुमेह से रोगी पीड़ित लोग हैं, वो इसका सेवन करते हैं। वो इसका सेवन करते हैं। इतना हो गया। एक और है जिसका नाम है सुक्रालोज। लगभग 500 के आसपास मीठा होता है, बट ये हानिकारक होता है। देखिए करके हम पॉइंट पेज कर दे रहे हैं। सुक्रालोज लगभग 500 गुना मीठा होता है। ये लगभग चीजें हैं, हालांकि ये गर्म भोजन में हानिकारक होता है। भोजन में हानिकारक माना जाता है। तीसरा एक और है एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम लगभग 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। एक और है बड़ा खतरनाक है, जिसका नाम है नियोटेम। ये लगभग 13,000 गुना ज्यादा मीठा है। 13,000 गुना ज्यादा मीठा होता है। एक और है एल्टीटेम। पांचवा है एल्टीटेम, जो कि लगभग 2,000 गुना ज्यादा मीठा है। एल्टीटेम 2000 मोर देन स्वीटनर। 2,000 गुना ज्यादा मीठा है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं। ज्यादा इस्तेमाल करने से ये बहुत हानिकारक हो जाते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। कई बार ये ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के कारक बनते हैं। कई बार ये ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के कारक बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। एक बीमारी होती है ना फेनिलकेटोन्यूरिया, उसे पैदा करते हैं। ये जो सबसे खतरनाक नियोटेम है, एक बीमारी पैदा करते हैं, इसको बोलते हैं फेनिलकेटोन्यूरिया। फेनिलकेटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया बड़ी खतरनाक बीमारी है। पेट को खराब कर देती है, पाचन तंत्र डिस्टर्ब कर देती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पैदा करती है। और इतना नोट कीजिए, सैक्रिन, सुक्रोलोज, एस्पार्टेम, नियोटेम, एल्टीटेम। याद हो जाएगा बस। इससे अधिक पीपीएससी एक ईडीओ कभी नहीं पूछ सकता इस चैप्टर से। तो खैर अगले चैप्टर की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम है फैट एंड लिपिड्स। लिखिएगा चैप्टर नंबर 3, वसा और लिपिड। वसा व लिपिड। तो वसा का पहले हम सामान्य परिचय हासिल कर लेते हैं। वसा का पहले हम सामान्य परिचय हासिल कर लेते हैं। सुबह से तो भैया ना आवश्यक नहीं कि सारी बातें मतलब एकदम रटा ही दे। जो आवश्यक है उसको हम बताएंगे ना। ऐसी सल्फेट पोटेशियम भी होता है, मुझे पता है, लेकिन आपको शायद एलटीटीएम नहीं पता था। तो ऐसी क्लासेस चेंज होती रहती हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या इंपॉर्टेंट महसूस कर रहा हूँ। देखिए हेडिंग, अगला चैप्टर है वसा और लिपिड। तो पहली बात, हम वसा का सामान्य परिचय हासिल करते हैं। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से निर्मित उच्च अणुभार वाला उच्च अणुभार वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है। एक कार्बनिक यौगिक होता है। ध्यान देना, जब हमें वसा का निर्माण करना होगा तो हमें चाहिए वसीय अम्ल, और प्लस में हमें चाहिए ग्लिसरॉल। इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो मिलता है ट्राई ग्लिसराइड। ट्राई ग्लिसराइड, और प्लस में थोड़ा सा पानी अलग होता है। तो मूलतः जो ये ट्राई ग्लिसराइड बना, ये जो ट्राई ग्लिसराइड बना मूलतः यही फैट है ना। इसी को हम वसा कहते हैं। और ध्यान देना, अगला नेक्स्ट चैप पॉइंट अगर हम परिचय में रखें तो ये है कि वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अर्थात 1 ग्राम वसा खाने से हमें 9.2 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान देना, द्वितीयक स्रोत की अगर बात किया तो कार्बोहाइड्रेट है। द्वितीयक कौन सा है?
तो वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पर है और फैट नंबर 2 पे है। कैसे? जैसे मान लो दैनिक ऊर्जा की अगर बात हो रही है, ये है दैनिक ऊर्जा। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि 60% कार्बोहाइड्रेट होगा और 30% ही वसा की भूमिका होती है। लेकिन पावर के हिसाब से ये प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि ये ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये बात समझना अपनी कॉपी में। अब सवाल ये है कि वसा के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार की वसा हमें देखने को मिलेंगी, संतृप्त, असंतृप्त और परसंतृप्त। जिनमें से संतृप्त प्राकृतिक रूप में है, असंतृप्त भी प्राकृतिक रूप में है, लेकिन परासंतृप्त को हमने बनाया है, यानी कि कृत्रिम रूप में बनाया है। तो लिखिएगा वसा के प्रकार, लिखिएगा वसा के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ फैट। लिखिए हेडिंग, वसा के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ फैट। एकदम व्यवस्थित, क्रमबद्ध और खुश होकर के लिखिए। समझिए, पढ़िए। हमारी भूमिका आपको क्रिस्पी, क्रिस्टल और व्यवस्थित नोट्स बनवाना है और अभी के अभी याद करते चलना है। याद रखिएगा, दोबारा के लिए वेट मत कीजिए कि भाई समय आएगा तो मैं इसको याद करूंगा, फिर अब समय में है नहीं। जैसी हालात है वैसे आप इसको रिवीजन करके। हम चाय पी लें? तब तक आप लिखो भाई, 2 मिनट दो हमें। वसा के प्रकार लिख लो। थोड़ा आपके पास भी चाय वाय हो तो पी लो। चाय की व्यवस्था है भैया? हो तो बताओ। गैस वैस है भाई कि गैस वैस खत्म कर दियो? बड़ा मुश्किल जा रहा है इस समय तो। अंकल जी एक चाय देना। नहीं हमारी तो आ गई है, देखो शुरू किया ना हम थोड़ा थोड़ा। घर पे हो आप लोग कि कैसे, मतलब पटना में रहे हो कि घर पे हो? नहीं है सर, हाँ। पानी पी लो फिर, गैस ना हो तो। हमारी बड़ी अच्छी चाय है, मतलब ग्रीन टी टाइप का है ये। बीपीएससी भी तो आप लोग दोगे ना? अच्छा देवघर में हो? तो हंस का रहे हो, देवघर में हंस जाता रहते हो ये। तो घर पर हैं लेकिन बोलेंगे। ये एक हमारे फुकरे भैया कह रहे सर हैं तो घर पे ही, लेकिन अगर घर लोग बोल दिए हमें चाय पिला लो, कहेंगे बना खुद पी लो। इनकी स्थिति अच्छी ना है। सर आज मेन से क्लास नहीं, आज तो मैं पूरी तरह यही हूँ दिव्या राज। मेन से हो आप? आज मैं मतलब कोई बैच है क्या आपके पास एईडीओ की? हमने कहा है गलत, गलत डर नहीं लगता, प्यार करता हूँ भाई। ऐसा के 3 प्रकार हैं, एक है, तुमको लगता है कि मैं डर रहा हूँ? आगे पे सुधार आ जाए, कराइए शुरुआत करते हैं। तो वसा के 3 प्रकार हैं, एक है सैचुरेटेड फैट, एक है अनसैचुरेटेड फैट और एक है ट्रांस फैट। ध्यान देना, संतृप्त वसा की जो खास बात है वो ये है कि ये 20 से 22 अंश सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। अच्छा, इनकी मात्रा पर्याप्त होने के नाते ऐसी स्थिति में कार्बन कार्बन के मध्य एकल ही बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो तीसरी बात ध्यान देना कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। अब सवाल है कि इसके उदाहरण कौन से मिलेंगे? ध्यान देना, उदाहरण 2 स्वरूप में मिलेंगे। एक मिलेगा एनिमल फैट जैसे कि घी, चर्बी, मक्खन, है ना? ये तमाम ऐसे हैं जो कि संतृप्त वसा में शामिल होते हैं। और दूसरा मिलेगा प्लांट से मिलने वाला फैट। और प्लांट से मिलने वाला फैट में 2 है, एक है नारियल का तेल और दूसरा है ताड़ यानी कि पॉम का तेल, पॉम का तेल। तो 2 प्रसिद्ध हैं जो कि संतृप्त वसा में शामिल होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। संतृप्त वसा का ज़्यादा सेवन करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि अधिक सेवन से बचना चाहिए। अधिक सेवन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये ध्यान देना। दूसरा है असंतृप्त वसा। इसकी खास बात क्या है? 20 से 22 अंश सेल्सियस पर यह द्रव अवस्था में होते हैं और इन्हें सामान्य भाषा में हम तेल कहते हैं। अब वसा का नाम ही बदल के लिए खाद्य तेल कहते हैं। और इनमें कार्बन, ऑक्सीजन तो है, परंतु हाइड्रोजन की मात्रा में कमी आ जाती है, की मात्रा में कमी आ जाती है। और यही बड़ा कारण है कि ये सामान्य अवस्था में लिक्विड स्टेट में चलती है, बीच में डेंसिटी ही कम हो गई। दूसरा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एकल व डबल दोनों बॉन्ड होते हैं। एकल व डबल दोनों बॉन्ड होते हैं। इनके जो उदाहरण हैं, वो भी 2 हिस्सों में बटे हैं। एक है एनिमल में, एनिमल फैट है और इसमें बड़ा शानदार सा एग्जांपल है, वो है मछली का तेल, मछली का तेल। और दूसरा है प्लांट से जुड़ा हुआ फैट। अब इसमें ध्यान रखना कि सभी प्रकार के जो खाद्य तेल होते हैं, सभी खाद्य तेल बशर्ते ऊपर को छोड़ करके, अब जैसे मान के चलो कि सरसों है, मूँगफली है ना? जैतून है, सोयाबीन है, ये तमाम ऐसे एग्जांपल हैं जो इसी असंतृप्त वसा के तहत आते हैं। तो फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल और दूसरा सरसों, सोयाबीन और मूँगफली आदि आदि तेल असंतृप्त में आएँगे। अब लास्ट में एक और बात करनी है, वो है परसंतृप्त वसा, जिसके लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग,
संतृप्त वसा, या इसे कहते हैं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वास्तव में ना इसे मानव ने विकसित किया। कैसे किया उसे ध्यान देना। हमें देख रहे हैं कि संतृप्त वसा यानी कि घी सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में है, स्वाद में अच्छा है, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ऊर्जा भी ठीक ठाक दे रहा है। लेकिन वनस्पति तेलों में ये चीजें कमी आई, हाइड्रोजन कम हो, लिक्विड स्टेट में चला गया। लेकिन वनस्पति तेलों में हम बाहर से हाइड्रोजन एड ऑन कर दें, लाइक दिस। यदि ये वनस्पति तेल है और इसमें हम हाइड्रोजन गैस जोड़ रहे हैं और यहाँ पर हम इसका तापमान बढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट में तभी आगे बढ़ेंगे जब हम इसमें लगा देंगे निकेल उत्प्रेरक भी ऐड कर लेंगे, कैटालिटिक कंडीशंस को बढ़ाते हैं, तो हमें मिलता है वनस्पति घी, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं डालडा। और वास्तव में यही जो वनस्पति घी है, इसी को कहा जाता है para संतृप्त वसा या ट्रांस फैट। अब चूंकि इसमें हाइड्रोजन जोड़ने का अधिकार मानव के पास है, तो मानव तो दबा के हाइड्रोजन जोड़ देगा, अतः यह अत्यंत कठोर हो जाती है। हाइड्रोजन अधिक होने से ऊर्जा भी अधिक मिलती है, लेकिन घातक क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो वनस्पति घी है, ये शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, और यही आगे चल करके मोटापा, हार्ट अटैक आदि समस्याएं लेकर के आता है। मोटापा, हार्ट अटैक आदि समस्याएं लेके आता है। और मूलतः ये एक बीमारी और बढ़ाता है जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस रोग। एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होती है, और इसमें ना हमारी जो हृदय की धमनियां होती हैं, इसमें जगह जगह ना वसा का जमाव हो जाता है, और वसा का जमाव होने पर अब जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो बाधित हो जाता है। ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है, और इसी समस्या को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी। और वास्तव में यही आगे चल करके ये पैदा कर देगा जिसका नाम है हार्ट अटैक आना। तो ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट का सेवन करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया रीज़न यही है कि हम ट्रांस फैट का सेवन कर रहे हैं, दिनचर्या अपनी बहुत खराब रख रहे हैं, आदि आदि कारण है, इसकी वजह से ये होता है। खैर, अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट चैप्टर है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट चैप्टर है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। तो एक-एक करके इस तरफ हम फैटी एसिड पढ़ लेते हैं, उस तरफ हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ लेते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। लिखिएगा फैटी एसिड। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फैटी एसिड आपने देखा था कि वसा के निर्माण में जो यूनिट है, शुरुआती इकाई है, वो फैटी एसिड है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि वसा के निर्माण में इसकी इकाई में भूमिका होती है, में भूमिका होती है। और अभी हाल-फिलहाल 3 तरह से आपको पढ़ने हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है संतृप्त वसीय अम्ल, जो लोग अंग्रेजी भाषा में है लिखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड सेम कहानी है, 20 से 22 अंश सेल्सियस पर ठोस है, और कार्बन-कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड होगा? एकल बॉन्ड होता है। इनके बड़े एग्जांपल हैं, वही एग्जाम में आएगा। सर केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई क्या? भाई मतलब अचानक कुमार साहब माफ करना, जो पढ़ा है इसको पढ़ लो, जब ये खत्म हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। मुझे तो केमिस्ट्री की टेंशन, अच्छा, अच्छा, सारी टेंशन गायब हो गई है भैया, माफ कर दो दोस्त, सारा पढ़ा देंगे। जो पढ़ रहे हैं इसको लिख लो, ये भी केमिस्ट्री है मूलतः, पढ़ो इसको, सब पढ़ाएँगे। गजब-गजब के लोग आते हैं, जो पढ़ रहे हैं इसको इधर ध्यान नहीं देना है। देखिएगा, संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। बहुत सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, जिनको हम क्रमबद्ध रूप में इनके एग्जांपल्स पता करेंगे। जिनमें से एक बड़ा प्रसिद्ध है ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक अम्ल। ये मिलता है कहाँ? मक्खन में। एक दूसरा है पामिटिक एसिड, पामिटिक अम्ल। ये मिलता है पाम ऑयल में। कहाँ पर? पाम ऑयल, है ना? सैचुरेटेड था ना ये पाम ऑयल। एक और बड़ा प्रसिद्ध है, और वो है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक अम्ल। ये मिल जाएगा नारियल के तेल में। एक और बड़ा प्रसिद्ध है, वो है लाउरिक एसिड, लाउरिक एसिड। ये भी इसी नारियल और पाम के तेल में, एनिमल फैट्स में मिल जाता है। तो ये है संतृप्त वसीय अम्ल। कोलेस्ट्रॉल नेक्स्ट पेज पे ले चलेंगे? यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं, और दूसरा है नंबर 2 पर असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें क्या-क्या लिखेंगे? एक तो कार्बन-कार्बन के मध्य सिंगल और कार्बन-कार्बन के मध्य डबल, दोनों बॉन्ड होते हैं। दूसरा, ये 20 से 22 अंश सेल्सियस पर हमेशा आपको द्रव अवस्था में या लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। द्रव अवस्था में या लिक्विड स्टेट में मिलेंगे।
द्रव अवस्था में या लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। इनके भी बड़े प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं, जैसे एक है पॉमिक्टोलिक एसिड और एक है ओलिक एसिड। उदाहरण लिखेगा, एक है और दूसरा होता है पूफा। तो इन्हें ध्यान देना, मूफा और पूफा। इसके अलावा वसीय अम्ल एक और प्रकार के होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है एसेंशियल फैटी एसिड या आवश्यक वसीय अम्ल। इनको ध्यान रखिएगा। तीसरे हैं एसेंशियल फैटी एसिड। इनकी खास बात क्या है कि ये बाह्य भोज्य पदार्थों से लेना होता है, ये शरीर में स्वतः नहीं बनते। तो पॉइंट डाल देना कि यह बाह्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। दूसरा, हृदय के लिए, रोग प्रतिरोधक के लिए आवश्यक माने जाते हैं, आवश्यक माने जाते हैं। और इनके 3 होते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा। कौन-कौन से? एक होता है ओमेगा 3, जिसे हमने कहा था लिनोलेनिक अम्ल। एक होता है ओमेगा 6, इसे रासायनिक तौर पर कहते हैं लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल। और एक होता है नंबर 3 पर ओमेगा 9, ओमेगा 9, इन्हें कहते हैं ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल। ये है मूलतः कौन? ये तीनों मिला के हैं मुफा और पुफा। तीनों मिला के हैं मुफा और पुफा। बट एसेंशियल है। किसके लिए एसेंशियल है? हार्ट के लिए, यानी कि हृदय के लिए ये बेहद आवश्यक माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो 3 फैटी एसिड जिनके बारे में हम जानते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। बड़ा ही हल्ला होता है। हल्ला ये होता है कि ये ना खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तू ना खाओ, मुश्किल में आ जाओगे। बड़ा मतलब तरह-तरह की बातें मार्केट में आती रहती हैं। हुँ? एक बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मान लो, जो अधिक मात्रा की वसा होती है, ठीक है? अधिक मात्रा की वसा, इसे यकृत की कोशिकाओं द्वारा, यकृत की कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन प्लस वसा में बदला जाता है। प्रोटीन प्लस वसा में बदल दिया जाता है। और जब इसे आप प्रोटीन प्लस वसा में बदल देंगे, तो मूलतः यही कहलाता है कोलेस्ट्रॉल। तो यही कोलेस्ट्रॉल है। यही क्या है? कोलेस्ट्रॉल। अधिक मात्रा की वसा प्लस प्रोटीन मिक्स हुआ, जो बना वो कोलेस्ट्रॉल है। अब सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? इसकी भूमिका क्या है? भूमिका में ध्यान देना। एक तो ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। जो अपनी कोशिका झिल्ली आपने पढ़ा है, ये बनी होती है प्रोटीन प्लस वसा की। प्रोटीन प्लस वसा की, जो मूलतः कोलेस्ट्रॉल है। तो इसका निर्माण कर होना है, तो कोलेस्ट्रॉल काम करेगा। अतः कोलेस्ट्रॉल शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि व विकास में सहायक है। वृद्धि व विकास में सहायक है। दूसरा, विभिन्न हार्मोन, विभिन्न हार्मोन व एंजाइम के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। लिख लेना भूमिका। विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा ये बाइल जूस के उत्पादन में मदद करता है। बाइल जूस, जिसे कहते हैं पित्तरस, निर्माण में मदद करता है, निर्माण में सहायक है। अतः यह पाचन में सहायक है। पाचन में सहायक है। यानी कि ठीक-ठाक लेवल का काम कर रहा है। कोशिका झिल्ली, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन डी मतलब दबा के काम कर रहा है ठीक-ठाक तरीके से। इसे ध्यान देना। एक बड़ी खास बात ये है कि जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में आता है, तत्काल ये ना मोबाइल फॉर्म में हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल का बहता हुआ रूप, गतिमान रूप कहलाता है लिपोप्रोटीन। क्या कहलाएगा? लिपोप्रोटीन। तो अगर हम इस बात को इस तरफ नोट में लिखें, इतना आप पहले लिख लो और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ये बात कि कोलेस्ट्रॉल जब रक्त के साथ बहाव रूप में होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीन कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे इसे? लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इसे लिपोप्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। 3 तरह के लिपोप्रोटीन होते हैं, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। तो अगर हम इनके प्रकार चेक करें, तो हमें एक नए पेज पे आना होगा। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए।
क्या बोला जाएगा? लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट आइए पॉइंट करते हैं। लिखिएगा टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन। टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन यानी कि लिपोप्रोटीन के प्रकार, यानी कि लिपोप्रोटीन के प्रकार। और इसे 3 हिस्सों में बाँट लेंगे। एक होगा एचडीएल, एक होगा एलडीएल, एक और होगा वीएलडीएल। वीएलडीएल इसे बोलते हैं उच्च घनत्व वाली प्रोटीन, हाई डेंसिटी उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन। इसे बोलते हैं लो डेंसिटी निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन। और इसे कहते हैं अति निम्न, वेरी लो, अति निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल। क्लियर? अब ध्यान देना, ये अच्छा है, इसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसका 2 काम है। क्या करता है ये प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, वसा की मात्रा को नॉर्मल या कम कर देता है। ठीक? इससे क्या होगा? इससे शारीरिक बनावट व सक्रियता बेहतर होती है। सक्रियता बेहतर होती है। ठीक? तो क्या खाएँ इसके लिए? एचडीएल के लिए? इसके लिए खाना होगा जैतून का तेल, सूर्यमुखी, है ना? जो बेस्ट क्वालिटी के तेल होते हैं, बादाम, अखरोट, मतलब ठीक-ठाक लेवल की चीज़ें खाएँ तो बेहतर रहेगा। अगला है एलडीएल, इसे बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये प्रोटीन को कम करा देता है बॉडी में और वसा को बढ़ा देगा। शरीर मोटा हो जाएगा, सक्रियता कम हो जाएगी, में कमी हो जाएगी और जो मोटापे की समस्याएँ हैं या दीर्घकालिक बीमारियाँ वो बढ़ेंगी। दीर्घकालिक रोग में वृद्धि करा देता है। तो अब सवाल है कि ये कहाँ मिलता होगा? तो जवाब है कि भई खतरनाक वाली खाओ, मतलब ट्रांस फैट, घी, चर्बी, यही सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाएँगे, तो अपने आप से एलडीएल मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना लिखिए। इतना लिखिए। अब अगला क्या है? ये वेरी बैड है। वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? प्रोटीन को और अधिक कम कर देता है, डबल डीके, और वसा को डबल बढ़ा देता है। मोटापा बढ़ाएगा और हार्ट अटैक बढ़ा देगा। क्या खाएँ? वही सेम ट्रांस फैट का या डाल्डा का ज़्यादा सेवन होगा एक्सेस अमाउंट में, तो ये स्थितियाँ पनपेंगी। इतना नोट कीजिए कॉपी में। 60 मिलीग्राम पर डेसीलिटर, ध्यान देना। अगर एक कोई अच्छा व्यक्ति है, इतना होना चाहिए। 60 मिलीग्राम पर डेसीलिटर प्लस तक हो जाए, काम चल जाएगा। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये आदर्श वैल्यू है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। 50 तक चल जाएगा, लेकिन अब आपका बॉयल वैल्यू 60 से 40 आ गया है, तो दिक्कत है। और अगर एलडीएल की बात करें, तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से नीचे होना चाहिए। इसको हमें ध्यान रखना है हमेशा कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से नीचे रखो और बेहतर है कि इसे 70 तक ले आओ। 70 मिलीग्राम पर डेसीलिटर तक लेकर आओ। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर की वैल्यू जा रही है, तो फिर डॉक्टर आपको बीमार घोषित कर सकता है। ये ध्यान में रखना है। एक और है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसका वैल्यू है 30 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से नीचे होना चाहिए। 30 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से नीचे, ऊपर ना जाने पाए, नीचे आए, है ना? तो नॉर्मल रेंज याद रखना है इनकी, नीचे, नीचे और एक कह रहे हैं, से नीचे नहीं। उम्मीद है कि इस स्तर पर हमें अपना मेंटेन करके चलना चाहिए, खान-पान भी ध्यान रखना चाहिए। खैर, इसे अगर आप नोट कर लिए हो, तो आगे बढ़ा जाए। इतना हो गया। एक होता है आयोडीन वैल्यू, नेक्स्ट डाल देना, आयोडीन वैल्यू। इसको थोड़ा समझाता हूँ, फिर आपको एक नए चैप्टर की तरफ हम आगे ले चलेंगे। आयोडीन वैल्यू दरअसल किसी भी खाद्य तेल की असंतृप्तता का मापन है। मतलब जितना ज़्यादा आयोडीन मात्रा होगी, इसको हम 0 से 100 नंबर की तरफ चलते हैं, तो किसी भी खाद्य तेल का जितना हायर वैल्यू होगा, उतना ही वह असंतृप्त तेल होगा। जितना ही वह असंतृप्त तेल होगा, उतना ही वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लाभदायक होगा। उतना ही वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। उतना ही वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो बस हमें इतना ही याद रखना था कि बस तुम्हें आयोडीन वैल्यू का मामला क्या है और कैसे इसे ध्यान दें।
और एक थोड़ा-सा और पॉइंट नोट कर लीजिएगा मोटापा का। आजकल ना मोटापा से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है ओजेम्पिक मेडिसिन आ गई ना, ओजेम्पिक दवाई, ये बिना मेहनत के मोटापा कम कर दे रही है। मोटापा में कमी लाने का प्रयास है। दरअसल ये एक तरीके का जीएलपी-1 एगोनिस्ट की तरह भूमिका निभाता है। जीएलपी-1 एगोनिस्ट की भूमिका निभाता है। यह एक प्रकार का शरीर में बनने वाला केमिकल है, जो मोटापा या भोजन कम करने की कोशिश कराता है। तो उसी की तरह ये ओजेम्पिक मेडिसिन है, वो जीएलपी-1 को और प्रमोट करती है और मोटापा कम करने के संदर्भ में भोजन कम करवा देती है। जैसे कि मोटापा है क्या? तो जब ट्राइग्लिसराइड का जमाव बढ़ जाता है अथवा जब हम अधिक मात्रा में भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो अंततः वज़न बढ़ने लगता है और हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, ये बहुत हायर हो जाता है और इसी स्थिति को हम मोटापा कहते हैं और इससे बचाव के लिए ओज़ेम्पिक मेडिसिन आई है। थोड़ा-सा आपसे पूछ सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें, उसका मानक क्या है? तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट इन केजी लिख दीजिए ऊपर और प्लस में हाइट जो है यानी कि जो लंबाई है, उसको आप कोशिश करिए कि मीटर में लिखिए और उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो हमें बीएमआई की वैल्यू आएगी और हमें इसके 3-4 मानक मिलते हैं। एक होता है अंडरवेट, अंडर वेट यानी कि जब हमें किसी व्यक्ति के वज़न में कमी मिलेगी, वज़न में कमी मिलेगी, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बीएमआई आता है 18.5 से कम आएगा। बीएमआई 18.5 से कम आएगा। दूसरा कंडीशन होता है सामान्य वज़न का, क्या होगा? सामान्य वज़न की कंडीशन होगी और इसमें बीएमआई आता है 18.5 से लगभग 24.9 तक आती है। ईश्वर करे आपका बीएमआई यहीं तक हो। तीसरा, कई बार ओवरवेट आता है। ओवरवेट ध्यान देना, इसे हम मोटा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे खाए-पिए घर से लग रहे हो, है ना? लोग कहते हैं आजकल थोड़ा हेल्थ ज़्यादा दिख रहा है आपका, इतना मोटा है वो। खैर, इसका मामला है 25 से 29.9। अगर 25.0 से 29.9 तक बीएमआई आ रहा है, तो ओवरवेट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही एक और वैल्यू आएगा, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ओबेसिटी का मामला कहते हैं और ये आ जाता है 30 प्लस का बीएमआई। कितना? 30 प्लस का बीएमआई आ जाएगा। तो ध्यान यही रखना है कि 25 से 29.9 तक ओवरवेट है, मोटा नहीं है, ध्यान देना। सर मेरा 82 है लेकिन मैं मोटी दिखती नहीं हूँ, सब बोलते हैं। हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। हिम्मत नहीं पड़ती ना, काट खाओगे उसको तुम बोल देगा तो। चलिए, तो यहीं पर वसा नामक चैप्टर संपन्न हो जाता है। लगभग इसी के इर्द-गिर्द आपसे सवाल पूछ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ें जिसका नाम है अमीनो एसिड और प्रोटीन। तो पहले हम आपको सिखाएँगे अमीनो एसिड, फिर सिखाएँगे प्रोटीन, है ना? तो उम्मीद है कि नोट वोट ठीक-ठाक बना ना? काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ते चले चले हैं। तो अगला चैप्टर है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो ध्यान देना, जैसा कि अभी तक अगर हम सभी का परिचय हासिल कर रहे हैं, डर लगेगा ना मोटी है ये, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ना कहने के लिए, डंडा लिए घूम रही है, कोई कह दिया मोटा तो मार डालेंगे वहीं। तो लोग डर के मारे क्या कह रहा है? यू आर वेरी हेल्दी, ओह नाइस, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। तो कहानी कुल ऐसी है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो अगले का भी सूख ही रहा होगा। ठीक, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। अगर आपका वज़न 22 किलोग्राम है, देन यू आर ओवरवेट, यू आर ओबीज़। मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में हूँ। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो एसिड। जीएलपी-1 क्या है? ये बॉडी में बनता है ना, यही खाना रोकता है, बस करो। जीएलपी-1 क्या कहता है कि हे महापुरुष, हे महामनुष्य, अब खाना बंद कर दो। यह पेट है, भंडारा नहीं है। लेकिन समस्या क्या है ना कि जीएलपी-1 जब निकलता है और दबा के आप खा लेते हो। तो ये जो दवाइयाँ है ना ओज़ेम्पिकवा, ये जीएलपी-1 आपको बहुत देर तक रोक के रखती है। जब खाने जाओगे ना, आपका पेट कहेगा भरा है, नहीं खाएँगे, छोड़ो। सारा खेल खाने से है ना। जैसे अब हमें बहुत से लोगों ने कहा शाम को खाना छोड़ दो, 2-3 दिन छोड़े, नहीं मज़ा आ रहा है, खाना पड़ता है लेकिन आप छोड़ के देखो अपने आप सेट हो जाएगा वो। सर मैं 100 किलोग्राम की हूँ। अरे प्रिया सुमन कुमारी हैं, ठीक है इट्स ओके। हम खुद ही 80 किलोग्राम के हैं। लेकिन देखो वज़न ना लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। अपना किलोग्राम रख लो और अपना वो जो वेट लंबाई उसको मीटर में स्क्वायर कर लो, भाग दे दो जितना आएगा उतना बीएमआई है आपकी। सर मैं 49 किलोग्राम की हूँ, का हूँ। भैया बचा के रखना हवा-बयार में उड़ जाओगे। आंधी-वांधी है ना घर के अंदर चले जाया करो, बाहर मत निकला करो। पूनम कुमारी, कभी भी ध्यान दो, जब भी कभी बारिश आंधी हो घर के अंदर रहा करो। खैर, अमीनो अम्ल का परिचय हासिल करते हैं। अमीनो अम्ल का एक शानदार सा परिचय हासिल कर लिया जाए कि भाई हू आर यू? देखो, अभी तक हम लोगों ने जिनकी बातचीत की वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड थे। बट अमीनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों से मिलकर निर्मित एक कार्बनिक यौगिक होता है। एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें रासायनिक रूप में जिसमें रासायनिक रूप में अमीन ग्रुप यानी कि NH2 व कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। सवाल है कि इसका काम क्या है? इनकी कार्य, वर्क। पहला कार्य है शरीर का निर्माण यानी कोशिका निर्माण व मरम्मत, कोशिका निर्माण व
मरम्मत, अर्थात इसे हम प्रोटीन की इकाई कहते हैं। प्रोटीन की इकाई कहा जाता है, अर्थात इन्हीं से मिलकर इन्हीं से मिलकर मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है, पॉइंट करते रहना। प्रोटीन की यूनिट या इकाई कहेंगे, इन्हीं से मिलकर क्या बनेगा? प्रोटीन का निर्माण होता है। इन्हीं से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। एक और काम, ये एंजाइम, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का निर्माण करते हैं। लिख लेना, एंजाइम व हार्मोन। हार्मोन में खासकर न्यूरोट्रांसमीटर मैटर बताया हूं मैं आपको। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का निर्माण करवाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का निर्माण करवाते हैं। एंजाइम, हार्मोन और खासकर न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का निर्माण कराते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को ही बढ़ाते हैं और शरीर में विष को कम करते हैं। तो एक और लिख देना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं और शरीर को विष के प्रभाव से बचाते हैं। विष के प्रभाव से बचाना, शरीर को विष के प्रभाव से भी बचाते हैं। शरीर को विष के प्रभाव से भी बचाते हैं। ऊर्जा भी देते हैं इमरजेंसी में। शरीर के पीएच को संतुलित भी करते हैं। आदि आदि बातें। शरीर के पीएच मान को संतुलित करते हैं। पीएच मान का संतुलन भी करते हैं। तो ऐसे इतने सारे काम हैं जो अमीनो अम्ल के हैं। मसलन मान के चलना कि अमीनो अम्ल अगर शरीर में है तो इस तरह की बॉडी बनाना बेहद आसान हो जाता है। यानी कि बनित अच्छी तो नहीं लग रही बॉडी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पैक, ये डोले सोले जो बनते हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कहानी है ना? एक हमारी बहुत ही प्रिय छात्रा है, इनका नाम है तमन्ना खान। आई थिंक यही नाम है। फिर माशाल्लाह हमारी हाइट और वेट दोनों बहुत अच्छा है। घर से निकलते ही लोग बेहोश हो जाते हैं। इसलिए विगत कई दिनों से मैं घर से बाहर निकली ही नहीं। अरे बहुत बड़ा उपकार किए हो, निकला भी मत करो। ठीक। तो ये बॉडी का पूरा सिस्टम है ना, 6 पैक 8 पैक 9 पैक जो बन जाता है, डोले-सोले बन जाते हैं, वो वाक़ई में तभी बनते हैं जब हम शानदार तरीके से अमीनो अम्लों की भूमिका निभाते हैं। खैर, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा, पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 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 यानी कि प्लांट के लिए भी होती है, दूसरा सूक्ष्म जीवधारियों के लिए भी होती है और तीसरा मनुष्य या जानवर के लिए भी होती है। ये तो सभी हो गया इसी में। बट ध्यान रखना कि मनुष्य के साथ खास बात है जिस पर हमें विचार करना है। तो नेक्स्ट है मानव के लिए अमीनो अम्ल। मानव के लिए अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। कुल 20 टाइप के अमीनो अम्लों की आवश्यकता हमें है। ये ध्यान रखिएगा। ये कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। होती है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये 20 जो अमीनो अम्ल हैं, इनमें 2 होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि ये हमें उतने आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, शरीर में स्वतः बनते हैं। इनका स्वतः निर्माण हो जाता है ना? बाह्य भोज्य पदार्थ की आवश्यकता इनके लिए नहीं है। प्रत्यक्ष भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। और इनकी संख्या होती है 10। कितनी होती है? इनका जो टोटल नंबर है वो है 10। यानी कि 10 ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड। और इसमें कौन-कौन होंगे? ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमें भोज्य पदार्थ की आवश्यकता है। तो जब नॉन एसेंशियल 10 हैं तो एसेंशियल कितने होंगे? यहाँ भी नंबर हो जाएगा 10। अब याद रखना, इनके नाम याद रखने हैं आपको। किसके? एसेंशियल के। मैं नाम लिख रहा हूँ, इन्हें आपको याद रखने हैं। मूलतः एसेंशियल 8 हैं, 10 तो बाद की बात है। एक होता है वैलिन, दूसरे होते हैं ल्यूसीन, तीसरे होते हैं लाइसिन, चौथे होते हैं आइसोल्यूसिन, पाँचवें होते हैं थ्रायोनीन, छठवें होते हैं मिथाइल एलानिन, सातवें होते हैं ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, थ्रायोनीन, मेथियोनिन, एक और होते हैं मेथियोनिन, आठवें होते हैं मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। और 9 और 10 विशेष होते हैं, इनको बोलते हैं अर्जिनिन। और 10 होते हैं हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ये विशेष हैं क्योंकि ये सेमी एसेंशियल हैं। कैसे होते हैं? इनको हम सेमी एसेंशियल कहते हैं। बच्चों में एसेंशियल है, वयस्कों में ये उतने एसेंशियल नहीं रह जाते। तो ये ध्यान रखना, 10 और 10 की श्रृंखला में आपसे पूछे जाते रहेंगे। खैर, अगला जो चैप्टर है उसकी तरफ रुख करेंगे और उसका नाम है प्रोटीन।
नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रोटीन। तो एक अगल-बगल कुछ नाश्ता पानी है। प्रजापति सीमा कुमारी नाटक मत करो नहीं तो हम तुम्हें ना ब्लॉक व्लॉक करवा देंगे। पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो, ये जो नाटक कर रही है ना बहुत देर से, हम सब देखते हैं। मांस और अंडा, ये 2 ऐसे प्रमुख खाद्य स्रोत हैं जो प्रोटीन देते हैं। मांस और अंडा। तो लिखिए हेडिंग प्रोटीन। तो 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को मिलाकर क्या बनेगा? प्रोटीन बनता है। विभिन्न प्रकार के 20 अमीनो अम्लों को मिलाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। यह एक लंबा, जटिल और महत्वपूर्ण जैव मॉलिक्यूल है या बायोमॉलिक्यूल है जिसे हम जटिल यौगिक कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या जीवन का निर्माता भी कहते हैं। है ना? इनमें अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो खैर इनको हम परिचित तरीके से लिखते हैं। तो हमने देखा कि जब एक डब्बे में मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्लस ऐसे। यानी कि जब 20 प्लस टाइप के अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड और खास करके कैसे विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं, बनाकर जुड़ते हैं। क्या बना के? पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। तो हमें एक जटिल संरचना प्राप्त होती है। जटिल व लंबी संरचना प्राप्त होती है, जिसे प्रोटीन कहा जाता है। जिसे प्रोटीन कहा जाता है। परिभाषा हो गया? 20 प्लस टाइप के अमीनो अम्ल कितना? विभिन्न प्रकार के जब क्या बनाएं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं तो हमें एक जटिल और लंबी संरचना प्राप्त होती है जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? प्रोटीन कहते हैं। जिसे हम सामान्य भाषा में प्रोटीन कहते हैं। नीचे लिखिएगा नोट नंबर 1 लिखिएगा प्रोटीन को जीवन का या शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है क्योंकि यही क्या कर रहा है? शरीर के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि यही शरीर के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है। यही शरीर के सर हमको लगा कि एग्ज़ाम के बाद आइएगा। ठीक है, मौका मिला है ना आपको कमेंट करने का तो कुछ भी कर सकते हो भैया। अध्यापक से बातचीत करने का आपको पता नहीं पता है कि नहीं वो बात की बात है, तो कि आप सब्सक्राइबर हो कुछ भी लिख दो एज़ यू विश। हमारा जो काम है हम कर ही रहे हैं। हुँ, ऐसा लग रहा है कि हम इनके रिश्तेदार हैं, हमें ताना मार रहे हैं। हम आपके अध्यापक हैं भैया, कुछ तो रखा करो। लिख दिया आपने प्रोटीन को जीवन या शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यही शरीर के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। अब ध्यान दो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये एक क्रम है, देखिएगा इसी क्रम में तत्व प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में तत्व प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में तत्व प्रोटीन में आज पूरा दिन आपके साथ हूँ, कंप्लीट डे 8 से 8 बस बीच में खाना-वाना खाने जाएँगे बस वही। लेकिन बेचारा जब बोलता है लपेटा जाता है। हमारी ना बड़ाई किया करो भाई, तुम और अच्छा पढ़ाएँगे, नाटक करोगे तो पढ़ाएँगे मतलब ऐसा नहीं है। ठीक, नोट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा प्रोटीन का मुख्य कार्य ये बताओ ज़रा प्रोटीन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का कार्य है कोशिका निर्माण व मरम्मत करना। कोशिका निर्माण व मरम्मत करना। कोशिका निर्माण व मरम्मत करना। लेकिन ध्यान देना इमरजेंसी में प्रोटीन ऊर्जा भी दे सकता है। इमरजेंसी में प्रोटीन ऊर्जा भी दे सकता है। लिखिएगा उसी में कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 KCAL ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन कब? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में। ये बात नीचे लिख देना ऐसे कि इमरजेंसी में प्रोटीन ऊर्जा भी दे सकता है। इमरजेंसी में प्रोटीन ऊर्जा भी दे सकता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के बड़े सारे काम हैं। क्या काम है? उसको देखा जाए। तो लिखिए हेडिंग प्रोटीन के कार्य। लिखिए हेडिंग प्रोटीन के कार्य। एक तो हम लोग खूब जान रहे हैं, बाकी भी काम जानने चाहिए ना लेकिन क्योंकि एग्जाम में ना घुमा-फिरा के पूछते रहते हैं। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कि कोशिकाओं का निर्माण या संरचना प्रदान करना शरीर की। कोशिका निर्माण व मरम्मत ये तो दुनिया को पता है। निर्माण व मरम्मत। दूसरा शरीर की संरचना बनाना, शरीर की संरचना बनाना, है ना? तभी तो आपने बिल्डिंग ब्लॉक कहा है ना इसको। क्या कहा है? बिल्डिंग ब्लॉक की संज्ञा दी है। तीसरा ध्यान देना कि जितने एंजाइम और हार्मोन होते हैं ना, वो प्रोटीन से ही बनते हैं। एंजाइम व हार्मोन का निर्माण, एंजाइम व हार्मोन का निर्माण इसी से होता है। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम ये बड़ा प्रसिद्ध एंजाइम है।
और ये बनता है प्रोटीन से, मतलब लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं, बट मैं स्पेशली इसको बता रहा हूँ, कुछ खास बात होगी। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और ये ना जैविक कैंची की तरह व्यवहार करता है, जैविक कैंची की तरह व्यवहार करता है, और डीएनए काटने में मदद करता है, डीएनए कट करता है, डीएनए कट करने में मदद करता है। एक और बड़ा प्रसिद्ध एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम नाम है, और ये जैविक ग्लू की तरह काम करता है, जैविक गोंद की तरह कार्य करता है, और ये डीएनए जोड़ने का कार्य करता है, डीएनए को ऐड ऑन करता है या जोड़ता है, जीन को ऐड ऑन करता है या जोड़ता है। तो सोचो कि ये 2 ऐसे हैं जो एंजाइम्स हैं, और ये बने प्रोटीन से हैं। किससे बने हैं? प्रोटीन से। इसके अलावा प्रोटीन परिवहन का भी कार्य करता है, प्रोटीन परिवहन का कार्य करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन किसका, वास्तव में ग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम भी बनाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का भी विकास करता है। आपने नाम सुना होगा, एक प्रोटीन है एंटीबॉडी प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन, क्योंकि ब्लड में होता है ना, ब्लड प्लाज्मा में होता है, और ये एंटीजन को मार गिराने में सक्षमता दिखाता है। इसके अलावा प्रोटीन ना संकुचन और प्रसरण जैसा मूवमेंट देता है, संकुचन व प्रसरण जैसी गतिशीलता प्रदान करता है। इसके लिए बड़ा फेमस एग्जांपल है, एक प्रोटीन होता है एक्टिन व मायोसिन, एक्टिन व मायोसिन, ये त्वचा में होते हैं, सॉरी ये मांसपेशी में होते हैं, और मांसपेशी को संकुचित और प्रसारित करने का कार्य करते हैं, यानी कि उसको मोड़ने और फैलाने का कार्य करते हैं, मोड़ने और फैलाने का कार्य करते हैं, मोड़ने और फैलाने का कार्य करते हैं। समझ में आया? इतने सारे काम हैं जो प्रोटीन से कनेक्टेड रहे हैं, इतने सारे काम हैं जो प्रोटीन से कनेक्टेड रहे हैं। बड़े अच्छे नाम थे, जॉन जैकब वर्जीलियस, नाम सुना है ना? जॉन जैकब वर्जीलियस ने प्रोटीन के बारे में बताया था सबसे पहले। नीचे नोट डाल देना, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट लिखिएगा, जॉन जैकब वर्जीलियस, जॉन जैकब वर्जीलियस ने प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया था। जॉन जैकब वर्जीलियस ने प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया था। जॉन जैकब वर्जीलियस ने प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया था। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए हेडिंग, टाइप ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन। मूलतः 2 तरह के प्रोटीन आपको मिलेंगे पढ़ाई के दौरान। एक होते हैं सरल प्रोटीन, यानी कि सिंपल प्रोटीन, ज़्यादातर एग्जाम यही आते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यानी कि संयुग्मी प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी कि संयुग्मी प्रोटीन। दोनों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे समय का समापन हो रहा है। अगली क्लास आप एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक 3 या 2 के आसपास होगी, ढाई के आसपास होगी। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे और भोजन-वोजन करेंगे भाई। आप लोग भी जाओ, खाना-वाना बना लो, 11:30 बज गए हैं, और अब हम अगली क्लास से इसे आ जाओ कंटिन्यू करेंगे।